गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इम्प्रूव नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर्स। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, ये मैनेजर्स के नॉलेज को, उनके एबिलिटी को और उनके अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हैं। They also provide timely guidance which help in increasing the efficiency of managers. ये प्रिंसिपल्स उन्हें टाइमली गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें दिशा निर्देश देते रहते हैं कि उन्हें कौन सा डिसीजंस कब लेना है, उन्हें कौन सा एक्शंस कब लेना है, जिससे उनका जो इफ़िशेंसी होता है वो इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क विल हेल्प एन एम्प्लॉय टू परफॉर्म हिज जॉब efficiently and effectively as he does the same work repeatedly. अगर हम एक एग्जाम्पल से इसे समझें तो डिवीजन ऑफ वर्क इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज गिवन बाय हेनरी फ्योल. According to this principle, the task of an organization, the whole task or work of an organization is divided into a small parts, and then these are allocated to the employees according to their qualification, and they have to perform the same task repeatedly. वही वर्क जो उन्हें दिया जाता है वो बार बार करना पड़ता है, जिसके वजह से वे स्पेशलाइजेशन अचीव कर लेते हैं अपने वर्क में, और जब भी वो वर्क को परफॉर्म करते हैं तो उनका वर्क इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली परफॉर्म होता है. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, optimum utilization of resources. The resources, that is human and physical, available with a company are limited and they need to be put to optimum use. As you know students, आज के डेट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के रिसोर्सेज पाए जाते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स और एक फिजिकल रिसोर्स. आजकल इन रिसोर्सेज का बहुत ही कमी है, और जब कमी है इन रिसोर्सेज का तो हमें इनका इस्तेमाल, इनका उपयोग ऑप्टिमम करना चाहिए. अब ऑप्टिमम का मतलब क्या हुआ? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मीन्स रिसोर्सेस आर यूज इन सच अ मैनर दैट दे विल गिव मैक्सिमम बेनिफिट इन लेस कॉस्ट. कम से कम कीमत में, कम से कम खर्चे पे जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा तो उसी को हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, an organization whose major strength lies in marketing puts resources to book marketing efforts. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका स्ट्रेंथ, जिसका पावर मार्केटिंग फील्ड में है, तो वो मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ों को बुक करने में ही अपने रिसोर्सेज का यूज़ करे तो ज़्यादा बेटर होगा, ना कि वो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करने बैठ जाए. अगर मैन्युफैक्चरिंग करने बैठेगा, वो मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर देगा, तो एक तो उसका स्ट्रेंथ उसमें नहीं है, दूसरा उसका जो रिसोर्सेस हैं वे वेस्ट हो जाएंगे. इसलिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में फोकस किया गया है कि हमें रिसोर्सेस का, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या फिर फिजिकल रिसोर्स हो, उसका ऑप्टिमम यूज़ करना चाहिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज साइंटिफिक डिसीजन. अब साइंटिफिक डिसीजंस क्या होता है? द मैनेजमेंट डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, टाइमली, रियलिस्टिक एंड सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन. ये जो मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं वे फैक्ट्स पे बेस्ड होने चाहिए, टाइमली होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए एंड सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन होना चाहिए. और जब ज़रूरत पड़े तब हम उनका मेजरमेंट और उनका इवेल्युएशन भी कर सकें. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग. ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये मीनिंगफुल डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स दैट देयर शुड बी अ प्योरिटी बिटवीन द लेटर एंड फॉर्मर. कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपको समझ में आ जाएगा. There is a principle of authority and responsibility which is given by Henry Fayol. According to this principle, अगर हम किसी को कोई वर्क परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो फिर
उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दे रहे हैं उतना ही हमें उसे अथॉरिटी भी देना होगा, यानी कि उसे उतना पावर भी देना होगा ताकि वो वर्क को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमें क्या करते हैं, जब जब इन्वायरमेंट में कोई चेंज होता है, बदलाव होता है, तो हमारे सामने कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स आके खड़े हो जाते हैं। अब उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने में, उनको मीट करने में ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही हमारा हेल्प करते हैं। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो, इट इज़ कंपल्सरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यूअसली अडॉप्ट इटसेल्फ एज पर चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर हमें मार्केट में सर्वाइव करना है, ग्रो करना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूअसली बिजनेस इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे हम उसको भी बदलते जाएं, उसमें ढलते जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया, टाटा ग्रुप, हिंदुस्तान यूनिलीवर etc. sold many of their business not matching with their core competence and acquired matching business from others। देखो एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के समय इंडिया में टाटा ग्रुप ने, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने ढेर सारी बिजनेस को बेच दिया। उन्होंने अपने बिजनेस को इसलिए बेच दिया क्योंकि उनका जो कोर कॉम्पिटेंस था, उनका जो स्ट्रेंथ था, उससे वो मैच नहीं कर पा रहे थे, और फिर उन्होंने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से जो बिजनेस मैच कर रहा था उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से उन बिजनेस को उन्होंने एक्वायर्ड किया, उन बिजनेस को उन्होंने शुरू किया। तो दिस इज अबाउट मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स? A business is creation of society and makes use of resources of society, so it must do something for society and also by performing some social responsibility. As you all know that students, business is the creation of a society. It is a part of the society and it uses the resources of society. So it is the responsibility of the business that it must do something for the welfare of the society. Actually, this is the responsibility of the business. It must have to do something for the welfare of the society. For example, the principles of fair remuneration insist on adequate salary to employee and takes care of interest of employees. जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं फेयर रेमुनरेशन का। दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ गिवन बाय हेनरी फ्योल। इसमें क्या कहा गया है, किस बात पे जोर दिया गया है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को फेयर सैलरी देना चाहिए, एडिक्वेट सैलरी देना चाहिए, ना कि हमें किसी भी तरह का एम्प्लॉयज़ में डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ सेम पोस्ट पे हैं, सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो उन्हें एक समान सैलरी मिलना चाहिए। एंड दे हैव टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, और उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट का ध्यान भी रखना चाहिए। नाउ द सिक्स्थ और द लास्ट इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। द प्रिंसिपल्स हेल्प टू इंक्रीज नॉलेज एंड आर यूज एज अ बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च by providing theoretical framework of management। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये हमारे नॉलेज को इंक्रीज करते रहते हैं और हम इसे एक आधार के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए और रिसर्च के लिए हमारे पास मैनेजमेंट के दिए हुए ये प्रिंसिपल्स के फ्रेमवर्क होते हैं, जिनसे हेल्प लेकर के हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयज़ को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और टाइम टू टाइम हम रिसर्च भी करते रहते हैं, जो कि रिसर्च हमारे ये जो प्रिंसिपल्स हैं उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब अगर हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं तो हम
इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर पाते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is Fayol's principles of management. This is one of the important topic of this chapter. First of all, students, we will discuss about Henry Fayol. Henry Fayol was born in 1841 and he died in the year 1925. He was a French mining engineer. वे एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे. He later moved up and became the managing director of the company. बाद में वो उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी बने. He was responsible for saving the company from insolvency and contributed to its growth. ऐसा माना जाता है कि उन्होंने उस कंपनी को जो कि बंद होने की कगार पे थी उसे उन्होंने बचाया और अपना पूरा योगदान कंपनी के ग्रोथ में दिया. Now we are going to discuss the principles of management which are developed by Henry Fayol. The first one is division of work. Division of work. According to these principles, or division of work refers to dividing the work into compact jobs and allocating these compact jobs to different individuals. For example, a bank involves several operations like collection of cash, payments, issue of check, books, etc. All these activities are performed by different persons. It improves their efficiency and makes them specialized in their respective field. अब देखो स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ वर्क में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, इट इज़ वन ऑफ द principle which is developed by Henry Fayol. According to this principle, the whole task or whole work of an organization is divided into compact jobs. ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए जाते हैं. Then it is allocating to the different individuals. For example, एक बैंक है जहाँ की ढेर सारे वर्क परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि कोई कैश कलेक्ट करता है, कोई पेमेंट देने का काम करता है, कोई चेकबुक इशू करता है. अब होता क्या है स्टूडेंट, ऑल दिस एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट पर्सन्स. ये सारे काम एक ही पर्सन तो परफॉर्म नहीं कर रहा, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं जिनको अलग अलग वर्क दिया गया है. तो इससे फ़ायदा क्या होता है, इट इम्प्रूव्स देयर इफ़िशियंसी. इससे उनका जो इफ़िशियंसी होता है वो इम्प्रूव होता है, बढ़ता है. एंड makes them specialized in their respective field. और ये principles उन्हें अपने field का specialist बना देते हैं. Now we are going to discuss some positive effect of this principle. The first one is specialization. If we follow this principle, then we will get a specialization in our work. हम अपने वर्क में स्पेशलाइजेशन अचीव कर लेते हैं अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क को अप्लाई करते हैं. इट इम्प्रूव्स इफ़िशियंसी. ये हमारे इफ़िशियंसी को भी इम्प्रूव करता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस निगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल. अगर निगेटिव इफ़ेक्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम इस प्रिंसिपल को यूज़ नहीं करते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब क्या होगा, लैक ऑफ इफ़िशियंसी. हमें हमारे काम में इफ़िशियंसी नहीं मिल पाएगी. देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन. किसी भी तरह का कोई भी पर्सन स्पेशलाइज नहीं हो पाएगा. चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. और ऐसा भी हो सकता है कि हमको एक ही काम को कई बार करना पड़े, बार बार उसे करना पड़े. नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक समान बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स इन 1 week, बट ही इज नॉट गिवन
authority to purchase the raw material. In this case, he could not complete the target on time. जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि किसी पर्सन को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया 100 यूनिट प्रोड्यूस करने का एक सप्ताह में, लेकिन हमने उसे रॉ मटेरियल्स खरीदने का अथॉरिटी नहीं दिया, पावर नहीं दिया। अब होगा क्या स्टूडेंट्स इस केस में कि वो अपने वर्क को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस डायग्राम के थ्रू, यहाँ अथॉरिटी जितना है उतना ही हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, या जितना हम किसी इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं उसी के बराबर हमें अथॉरिटी भी देना होगा। नाउ वी विल डिस्कस सम पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे अथॉरिटी का मिसयूज नहीं होगा अगर हम इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हैं तो। हेल्प्स इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन टाइम, ये हमें और क्या सहायता करेगा, इससे क्या हेल्प होगा कि हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टाइमली मीट कर पाएंगे, यानी टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे। नो डिले इन वर्क, वर्क में किसी भी प्रकार का कोई भी देरी नहीं होगा। अब निगेटिव इफ़ेक्ट भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके निगेटिव इफ़ेक्ट क्या है, अगर हम लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, इसको अपने वर्क में अप्लाई नहीं करते हैं, तो डिले इन वर्क, काम में देरी होगी, हमारा काम समय पे नहीं होगा। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू एक्सेस अथॉरिटी, अगर हमने ज़्यादा अथॉरिटी दे दिया है तब वहाँ पे चांसेस होंगे इसके मिसयूज़ के। ओवर बर्डन विथ वर्क विथ एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, या अगर हमने अथॉरिटी कम दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दिया, तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय जो है वो ओवर बर्डन हो जाएगा और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाएगा। नाउ द थर्ड प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रेफर्स टू obedience to rules and regulations of the organization which is necessary for systematic working of the organization। अगर हम सिस्टमैटिक वर्क ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो हमें डिसिप्लिन प्रिंसिपल्स का सहारा लेना होगा, यानी हमें डिसिप्लिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा, तब जाकर के ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वर्किंग हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द एम्प्लॉयज मस्ट ऑनर देयर कमिटमेंट्स टुवार्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्किंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कोई भी एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन के काम के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के प्रति उसका एक कमिटमेंट होता है कि उसे अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन को देना होगा। ऑन द अदर हैंड, सुपीरियर मस्ट ऑल्सो मीट देयर कमिटमेंट्स बाय मीटिंग देयर प्रॉमिस ऑफ इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस, वेज रिवीजन ईटीसी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, दूसरी तरफ देखें तो जब एक एम्प्लॉय अपना 100% दे रहा ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर का भी ये कर्तव्य होता है, उसका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट्स करे, उसने जो प्रॉमिस किया है अपने वर्कर से उसको फुलफिल करे, उनको प्रमोशन दे, उनका वेज रिवीजन होते रहना चाहिए। नाउ देयर आर सम पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल। सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से क्या होता है, सिस्टमैटिक वर्किंग होता है ऑर्गेनाइजेशन में। इट इम्प्रूव्स इफ़िशेंसी, ये एम्प्लॉयज़ के इफ़िशेंसी को इम्प्रूव करता है। नाउ देयर आर सम निगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल, यानी अगर इस प्रिंसिपल को आप फॉलो नहीं करोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स ऑकर्ड होंगे। डिसऑर्डर, किसी भी तरह का ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर वाइज वर्क परफॉर्म नहीं होंगे। कन्फ्यूजन एंड क्योस, हमेशा वर्क को परफॉर्म करने में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का वेस्टेज होने के चांसेस बने रहेंगे या रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। डिले इन वर्क, और वर्क जो है उसमें हमेशा देरी होते रहेगी। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज यूनिटी ऑफ कमांड। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स given by Henry Fayol. According to this principle, each subordinate should receive order and be accountable to one and only one superior.
इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग टू एक सबऑर्डिनेट्स का एक ही सुपीरियर होना चाहिए, यानी जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनका एक ही सुपीरियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ मार्केटिंग मैनेजर अलाउज द सेल्स एग्जीक्यूटिव to grant 10% discount, whereas finance manager instructs not to offer more than 5% discount, then there is lack of unity of command. देखो स्टूडेंट्स, अगर हर सबऑर्डिनेट का एक ही सुपीरियर रहे तो वो जो भी इंस्ट्रक्शन देगा उसे फॉलो करने में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। उसने सपोज दैट उसने कोई वर्क बोला परफॉर्म करने के लिए, कोई फाइल ही उसने हमसे बोला तैयार करने के लिए, तो हमें पता है कि जो सुपीरियर इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसी को हमें परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे दूसरा केस क्या एराइज होता है, अगर हमारा एक सुपीरियर के बजाय दो सुपीरियर्स हैं, तो अब हम किसके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे, किसके ऑर्डर को मानेंगे, वहाँ हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा। हो सकता है कि इस बात को लेकर के उनके बीच में ईगो प्रॉब्लम भी आ जाए कि नहीं मैं सुपीरियर हूँ तो मैं सुपीरियर हूँ। आप यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, देयर इज ओनली वन सुपीरियर ऑफ अ सबऑर्डिनेट, और यहाँ पे ऐसा होने से क्या हो रहा है कि देयर इज द प्रेजेंस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। और इस फिगर में आप देख सकते हो देयर आर टू सुपीरियर्स ऑफ अ सबऑर्डिनेट, और ऐसा होने से क्या हो रहा है कि देयर इज द लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पे हो सकता है कि जो सबऑर्डिनेट हो वो कंफ्यूज हो जाए और वर्क को ना परफॉर्म कर पाए, क्योंकि वो किसके बात को मानेगा और किसके बात को नहीं मानेगा, ये फिर दिक्कत वाली सिचुएशंस अराइज हो जाएगी। नाउ देयर आर सम पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल। नो कन्फ्यूजन टू सबऑर्डिनेट। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा सबऑर्डिनेट को। नो ईगो क्लासेस, यहाँ पे किसी तरह का कोई ईगो क्लासेस का भी चांसेस नहीं होगा। इट इम्प्रूव्स इफेक्टिवनेस इन वर्किंग। इससे क्या होगा कि हमारे वर्किंग में इफेक्टिवनेस आएगा, हम अपने वर्क को टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे। नाउ देयर आर सम निगेटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल। चांसेस ऑफ कन्फ्यूजन, जब हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन का चांस अराइज होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ ईगो क्लासेस, यहाँ पे ईगो क्लासेस होंगे, लोग जो सुपीरियर्स हैं वो लगे रहेंगे मैं बड़ा हूँ तो मैं बड़ा हूँ। चांस टू इस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऐसा भी हो सकता है कि सुपीरियर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस्केप भी हो जाए, यानी जब कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा तो वो सीधा सीधा ब्लेम करेगा कि मुझे नहीं पता है, ये उस सुपीरियर ने किया होगा या उस सुपीरियर ने किया होगा। Now move to the next point. Unity of direction. According to this principle, unity of direction implies that there should be one head and one plan. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू ये फोकस करता है कि देयर शुड बी वन हेड, एक ही हेड होना चाहिए एक प्लान के लिए, फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। देखो एक बार फिर से देखो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव सेम है, हम लोग ग्रुप में किसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर वहाँ क्या कह रहा है ये, एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए उस पूरे ग्रुप के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल्स एज वेल एज कार्स, देन इट शुड हैव टू सेपरेट डिविजन्स फॉर बोथ ऑफ देम। ईच डिवीजन शुड हैव इट्स ऑन इंचार्ज, प्लान्स एंड रिसोर्सेज। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में दो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि एक पार्ट में कार का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और दूसरे पार्ट में बाइक्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग टू दोनों के अलग अलग डिविजन्स होने चाहिए, दोनों के अलग अलग
इंचार्जेज होने चाहिए, दोनों के अलग अलग प्लान्स होने चाहिए और दोनों के अलग अलग रिसोर्सेस होने चाहिए, तभी जा कर के वर्क अच्छे से परफॉर्म हो पाएगा। इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक हेड और एक प्लान होने से क्या फ़ायदा है कि इंस्ट्रक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन में फॉलो होगा और उसको सारे लोग उसको मानेंगे, उसको फुलफिल करेंगे। और यहाँ पे इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, देयर इज़ द लैक ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे एक हेड ना होने से, एक प्लान ना होने से क्या हो रहा है कि इंस्ट्रक्शंस का जो डायमेंशंस है वो अलग अलग हो जा रहा है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, जिसके वजह से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यहाँ पे मिसगाइड हो रहा है। यहाँ पे लैक ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की संभावना दिखाई दे रही है। नाउ देयर आर सम पॉजिटिव इफेक्ट। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाते हैं। एफर्ट्स आर इन वन डायरेक्शन ओनली। हमारा जो एफर्ट्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में लगता है। नाउ देयर आर सम निगेटिव इफेक्ट। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। जहाँ पे इंस्ट्रक्शन चारों तरफ से आ रहे हैं वहाँ पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तो होगा ही। अब कौन किसके बात को मानेगा, तालमेल कैसे होगा, ये दिक्कत हो जाएगा फिर। वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज ड्यू टू वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शंस। वेस्टेज ऑफ एफर्ट भी होगा हमारा यहाँ पे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी होगा ड्यू टू वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शंस, क्योंकि काम जो हो रहा है वो अलग अलग दिशा में हो रहा है, एक दिशा में तो काम हो नहीं रहा है। डिफ़िकल्ट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव भी हम शायद ना कर पाएँ, दिक्कतें आएंगी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में। नाउ आवर सिक्स पॉइंट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो प्रिंसिपल है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है कि हमें अपने इंटरेस्ट को सर्वोपरि नहीं रखना है। आवर इंटरेस्ट इज द सेकेंडरी इंटरेस्ट, द प्राइमरी इंटरेस्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मस्ट बी प्रिवील ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स और एम्प्लॉयज़। यहाँ पे वही बात बताया गया है कि एम्प्लॉयज़ का या इंडिविजुअल्स का जो गोल है या जो उसका इंटरेस्ट है उसके ऊपर यानी कि सर्वोपरि वो गोल होना चाहिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न more salary, then company is going for example, if a manager's objective is to earn more salary and company is going through financial crisis and wants to cut down expenses, then manager must sacrifice his interest. अगर कोई मैनेजर है और वो चाहता है अपने सैलरी को बढ़ाना और उसे तभी मालूम चलता है कि कंपनी जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, तो उस समय उसे अपने ऑब्जेक्टिव को भूल जाना चाहिए, उसका सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। मैनेजर कैन अचीव हिज ऑब्जेक्टिव व्हेन ऑर्गेनाइजेशन रिकवर्स फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस। मैनेजर अपने ऑब्जेक्टिव को तभी अचीव कर सकता है जब ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से रिकवर हो जाए। देयर आर सम positive effect of this principle. If we follow this principle, then there is the achievement of organizational goal. It means we can achieve our organizational goals. Coordination between individual and organization goal. Coordination बना रहेगा, तालमेल बना रहेगा individual goals में और organizational goal में. Now there are some negative effects also. If we don't follow this principle, then no achievement of organizational goal. ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाएगा। इवन एम्प्लॉयज़ विल ऑल्सो सफ़र इन लॉन्ग रन। और जब ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं होगा तो हमारा गोल भी अचीव नहीं होगा, इंडिविजुअल्स का गोल, एम्प्लॉयज़ का गोल भी अचीव नहीं होगा और उन्हें सफ़र करना पड़ेगा लंबे समय तक। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर
नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक्स। थैंक यू।